Hello students, welcome to the class once again. Today we are going to read auxiliaries and modal auxiliaries. ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज शब्द बहुत बॉम्बास्टिक लग रहे होंगे, बम गिरा जैसे। मैं समझाती हूँ, बहुत आसान है, समझ में आएगा। जैसे राम इज इन मुंबई नाउ। हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक कॉलम ए और एक कॉलम बी। आप दोनों कॉलम्स में जो मैं वाक्य लिख रही हूं इनको देखते जाइएगा, ठीक है। आई हैव मैनी नॉवेल्स, डू एज आई टेल यू। ये कॉलम ए के सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखिएगा इनको। राम इज इन मुंबई नाउ, आई हैव मेनी नॉवेल्स, डू एज आई टेल यू। आपको केयर करना है इज, हैव, डू, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी कॉलम में सेंटेंसेस लिखेंगे। राम इज कमिंग tomorrow. I have read them all. Don't disobey me. Do you know? Answer to all these questions. ठीक है। अब यहां पे भी आप कंसंट्रेट कीजिए, इज पे, हैव पे, डोंट पे, डू पे, ठीक है। What difference do you find? Can you find any difference? Okay, I am going to tell you. कॉलम ए में जो is, have और do है, ये मुख्य क्रियाएं हैं। These are full verbs, is, have and do. Full verbs. These are full verbs in column A. कॉलम ए में is, have, do जो है ये full verbs हैं। मतलब समझिए, राम मुंबई में है। राम is coming tomorrow. राम कल आ रहा है, ठीक है। यहां मुख्य क्रिया क्या है? कमिंग। यहां मुख्य क्रिया क्या है? इज। आई हैव मेनी नॉवेल्स, मेरे पास बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारी नॉवेल्स हैं। यहां हैव है मेन वर्ब। आई हैव रेड देम ऑल, यहां रेड है मेन वर्ब। मैं मेन वर्ब को एमवी लिख देती हूं, ठीक है। और यहां पे इज, हैव और डू। डू एज आई टेल यू, वैसा करो जैसा मैंने तुम्हें कहा। यहां पे मेन वर्ब है डिसोबे। डू यू नो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस? यहां पे मेन वर्ब है नो। तो
यहां पे इज, हैव, डोंट और डू क्या कर रहे हैं? ये मुख्य क्रिया को असिस्ट कर रहे हैं। असिस्ट करने का मतलब सहायता करना। मुख्य क्रिया काम, इज इसको असिस्ट कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। हैव यहां रेड मुख्य क्रिया, हैव इसको असिस्ट कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। डोंट डिसोबे मी, डिसोबे यहां पे मुख्य क्रिया, डोंट इसको असिस्ट कर रहा है नेगेटिव बनाने के लिए। नो यहां पे मुख्य क्रिया, डू नो को असिस्ट कर रहा है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। अंडरस्टूड? आपको दोनों कॉलम के वर्ब्स में डिफरेंस समझ में आ गया? यहां पे इज, हैव, डू ये फुल वर्ब्स थी, या इनको आप मेन वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक है? लेकिन कॉलम बी में is, have, don't and do ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं, असिस्ट करती हैं टू फॉर्म सम इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है? किस चीज में? कुछ महत्वपूर्ण ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बनाने में, जैसे कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये असिस्ट करती हैं, इसलिए इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, या इन्हें हम कहेंगे प्राइमरी ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहा जाएगा क्योंकि ये मुख्य क्रियाओं को असिस्ट करती हैं, सहायता करती हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बनाने में। समझ में आया? अब हम ये देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने प्रकार की होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज तीन प्रकार की। पहला बी, दूसरा हैव, तीसरा डू। बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीन। ठीक है?
हैव के फॉर्म हैज, हैव, हैड, हैविंग। तीसरा है डू, डू, डज, डिड, डन और डूइंग। ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 प्रकार की, बी, हैव और डू। बी के जो काइंड्स हो गए दैट इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। हैव, हैज, हैव, हैड, हैविंग। डू, डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग। सबसे पहले देखेंगे यूजेस ऑफ बी। पहला, टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाने के लिए जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, he was playing football, दूसरा, टू फॉर्म पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए he was defeated in a match, the thief was caught, ये आपने देखा यूजेस ऑफ बी। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ हैव। यूजेस ऑफ बी, यूजेस ऑफ हैव। हैव का इस्तेमाल होगा या हैव के जो और भी काइंड्स है सब मिला के। पहला, टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, जैसे she had cooked the food, he has written a poem, दूसरा, to form passive voice, पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय द students. A letter had been written by you. अब last uses of do. Uses of
To make a sentence negative, जैसे he does not play chess, you did not go to रायपुर। उसी तरह से to make second, to make a sentence interrogative, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, जैसे डू यू लर्न इंग्लिश, डज ही राइट अ पोएम, Last, to make sentence emphatic, to make a sentence emphatic. Now, what does this word mean, emphatic? Emphatic का मतलब होता है forceful, जैसे he did say this, उसने ये कहा। आप यहां did लगा रहे हैं, फोर्सफुल कर रहे हैं, सर्टेनिटी, निश्चित कि उसने ये कहा है। You do play cricket, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए, फोर्सफुल बनाने के लिए भी डू, डज और डिड का इस्तेमाल होता है। ये आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मैं समझती हूं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में। एक चीज मैं आपको और बता दूं, दीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली ये बदल जाती है। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन। प्लूरल नंबर है तो आर लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, फर्स्ट पर्सन है तो शैल, सेकेंड थर्ड पर्सन विल। ये सारे चेंजेस इनमें होते हैं सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के साथ में, प्राइमरी ऑक्सिलरीज बदल जाती है। इतना समझ में आ गया? नाउ सी मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, ये वर्ब्स सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से नहीं बदलती। ये भी सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे आपने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप की, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ये जो आपने अभी सब देखा ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी। अब हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज में
जो मैंने आपको बताया कि मॉडल ऑक्सिलरीज सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती। कैसे? सोचिए। Model auxiliaries don't change according to the number and person of the subject. मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के साथ नहीं बदलती। जैसे आप लिखेंगे आई कैन ड्राइव, ही कैन ड्राइव, we can drive, they can drive, you can drive, आप देख रहे हैं सबके साथ में कैन 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 एंड कैन। एक वचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। इनका जो फॉर्म है वो एज इट इज रहेगा। आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये मेन डिफरेंस है मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी के बीच में। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन चेंज हो जाती है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो एज इट इज रहेगी। आपको नंबर और पर्सन के साथ उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, मॉडल ऑक्सिलरी always follows with a full verb. यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको एक मुख्य क्रिया लिखनी है। वो मुख्य क्रिया अपने बेस फॉर्म में रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा उसके जस्ट बाद में आएगी एक फुल वर्ब, ठीक है। और ये जो फुल वर्ब होगी, ये फुल वर्ब हमेशा अपने बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। स्टार्ट करें। जैसे आप यहां देख रहे हैं I can drive, he can drive, we can drive, they can drive, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखोगे I can drove, you can driving, ऐसा मत लिखना, it is wrong। आ रहा है समझ में कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होती है वो फुल वर्ब से उसके बाद में आएगी फुल वर्ब, और फुल वर्ब रहेगी अपने बेस फॉर्म में या जिसे आप बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ये ड्रोव ड्राइविंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां एक नियम और है।
मैं आपको बताती हूं द थर्ड रूल। बाकी फॉर्म्स यूज करना चाहते हैं, आईएनजी वाले, थर्ड फॉर्म वाले, तो आपको इनके साथ में बी या हैव यूज करना पड़ेगा। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी, प्लस बी और हैव, ठीक है। तो ही कैन बी ड्राइविंग, आपको मैंने बताया ही कैन ड्राइविंग नहीं हो सकता, लेकिन आपने यहां बी ऐड कर दिया। अब आप वर्ब का डिफरेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। जैसे ही कुड हैव, आपने कुड हैव लगा दिया यहां, ठीक है। अब से का थर्ड फॉर्म ले लीजिए, ही कुड हैव सेड दिस। ठीक है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, ये तीसरा महत्वपूर्ण नियम है, ध्यान रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर बी या हैव लगाते हैं मुख्य क्रिया को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बेयर मॉडल ऑक्सिलरी अगर आप यूज कर रहे हैं खाली प्लेन, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म रखेंगे। अंडरस्टूड? चलिए हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के कितने टाइप्स हैं। Kinds of model auxiliary. जैसे will, shall, can, may, could, might, या इसी के साथ आप पहले should, would ले लीजिए, would, should, फिर could, might लेते हैं। would, should, could, might, must, need not,
या सिर्फ नीड भी ले सकते हैं इसको. ought, dare and used to. Will, shall, can, may, would, should, could, might, must, need, ought, dare and used to. These are 13 kinds of modal auxiliary. अब one by one हम एक एक के uses को देखते हैं. सबसे पहले will. इसको मिटा दूं या रहने दूं? चलिए will लिखते तक रहने देती हूं. ओके, will. मैं नंबरिंग करूं या ना करूं? आई शुड नॉट नंबर इट. आप लोग को मैंने 13 लिखा दिए लाइन से. अब एक एक करके आप इसको नंबरिंग कर लेना. पहला विल, इसका फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर, भविष्य बताने के लिए. टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस. I will leave for Chennai next week. आपको फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस हो गया. दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इच्छा. आपको इच्छा व्यक्त करनी है. I will help you as far as I can. तीसरा, to express a polite request. जैसे will you do me a favor? आप मेरे लिए कुछ करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट. चौथा, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस और इंटेंशन, अपना इरादा व्यक्त करने के लिए. इंटेंशन का मतलब होता है इरादा. आई विल give you all my books. ये एक प्रॉमिस है, इंटेंशन. इसके अलावा टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है ये तो मालूम है ना आपको, व्यक्त करना. टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय. We will fight to finish. डिटर्मिनेशन है, लड़ेंगे तब तक जब तक लड़ाई समाप्त ना हो जाए. We will root out corruption. This is what you call a strong determination. To express prediction, भविष्यवाणी करने के लिए. जैसे if you step on a snake, it will
बाइट यू, अगर सांप के ऊपर पैर रखोगे तो वो तुम्हें काट लेगा। तो ये देखा आपने विल के यूजेस। हमारा नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है शैल। अब मिटा दूं ये सब लिस्ट। सेकेंड, फर्स्ट इसका यूज है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस when the subject is I और we। फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए जब सब्जेक्ट I और we है, जैसे we shall read English novels। Second, to express command or threat। कमांड और थ्रेट, कोई आदेश या कोई धमकी की जब बात हो तो शैल का यूज किया जाता है। जैसे यू शैल सफर फॉर दिस, इसके लिए तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। यू शैल सफर फॉर दिस। इसी तरह से to express a suggestion or offer। कोई सजेशन या ऑफर आपको देना है, उसके लिए भी शैल का इस्तेमाल। शैल आई, इसको कैपिटल में लिखते हैं। Shall I make a cup of coffee for you? सजेशन है, ऑफर है, इसके लिए भी शैल का इस्तेमाल होता है। Now the next auxiliary is can।
can, to express an ability, temporary or permanent, एबिलिटी, आपकी योग्यता। योग्यता परमानेंट हो, स्थायी हो, टेम्पररी या अस्थायी हो, दोनों को व्यक्त करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। कैन मीन्स, हियर कैन मीन्स, ऐसा लिखते हैं, हियर कैन मीन्स be able to, कोई काम करने में सक्षम होना, और know how to, be able to या know how to, कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको बताने के लिए भी कैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे he can read French, ये उसकी एबिलिटी है। दूसरा, to express permission, means you are means permitted to, आप कुछ करने के लिए आपको परमिशन मिल रही है। जैसे you can go now, ठीक है। तीसरा, can't help, ये शब्द आपने सुना होगा। इज एन ईडियम, एक मुहावरा है। मीन्स कांट अवॉइड, कांट मीन्स का मतलब होता है कांट अवॉइड, है ना। जैसे जिसको आप अनदेखा ना कर सके, है ना। जैसे द चिल्ड्रन कांट हेल्प ऑन सीइंग, कांट हेल्प लाफिंग कर लीजिए इधर। आई शुड राइट इट मोर क्लियरली। The children can't help laughing on seeing a joker. बच्चे अपनी हंसी नहीं रोक पाए जोकर को देख के। On seeing a joker. Last है a polite request to express a polite request डैश करेंगे। जैसे कैन आई हेल्प यू, तो ये थे कैन के यूजेज। आपको प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी में फर्क समझ में आ गया होगा।
कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज को हमने इस क्लास में देखा, किन किन चीजों में क्या क्या एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज होता है। जैसे हमने देखा अभी विल, शैल और कैन, इन जो हमने यूज जिन भावों को व्यक्त करने के लिए इन मॉडल्स को हम यूज कर रहे हैं, उनके ही आधार पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है एक ऑक्सिलरी को दूसरी ऑक्सिलरी से। ठीक है, जैसे कोई मॉडल है जो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट व्यक्त करती है, कुछ ऐसी मॉडल हैं जो उतनी फॉर्मल नहीं है या फिर उनकी रिक्वेस्ट उतनी पोलाइट नहीं समझी जाती, या कुछ ऐसे हैं जो थ्रेटन करने वाले हैं, थ्रेटनिंग के लिए हम अलग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, एडवाइजेबिलिटी के लिए हम अलग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, नेसेसिटी के लिए हम अलग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से इनके जो मॉडल जिस भाव को एक्सप्रेस कर रही है उसके आधार पे इनका डिफरेंशिएशन होता है। कुछ और भी मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।